दोस्तों। तो आज हम उत्तराखंड टेट के सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर 2019 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले उत्तराखंड टेट यानी कि 2024 के टेट में इनमें से ही कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और आपको एक आइडिया भी लग सकता है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम जानते हैं आगे के क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंधित है मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुटनिरपेक्ष की नीति से भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित किया जाता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51। तो 51 अभी हमने ऊपर पढ़ा था मौलिक कर्तव्यों के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संतुष्टि की जाती है। ये की जाती है विधानसभा द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? ये अधिकतम मैक्सिमम 4 माह तक रोका जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णित किया जाता है। ये किया जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किन्हीं भी 2 राज्यों के बीच या भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है और उसे मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य है? ये होती है 6 माह के अंदर। 6 माह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है? ये रखी गई अनुच्छेद 61 के तहत। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि महाभियोग का प्रक्रिया किस देश से ली गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये किया जाता है 2 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ये करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर किसी आहूत का ऑप्शन आ जाता है कि भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की आहूत कौन करता है, तो उसका आंसर रहता है राष्ट्रपति। अभी इसका आंसर रहेगा लोकसभा का अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? ये सिर्फ संसद ही बढ़ा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से देखिएगा, ओबीसी का पूछा जा रहा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का, कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे काका साहेब कालेलकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा महिला सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 13। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति पूछा गया है। अगर एसटी पूछा जाता अनुसूचित जनजाति तो वो होती 2 सीटें, यानी कुल मिला के 15 सीटें रही हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं, ये है सरकारी आरोप। ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच के लिए है। ठीक है, तो ये चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत में कृषक आंदोलन नहीं है? निम्न में से भारत में कृषक आंदोलन कौन नहीं है? खेड़ा आंदोलन, नामधारी शेतकारी या भारतीय किसान यूनियन। तो इसमें नामधारी आंदोलन जो है वो कृषक आंदोलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वैश्विक दर्शन का संस्थापक था? तो ये थे कर्णाद। वैश्विक दर्शन का संस्थापक कर्णाद द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित था?
तो ये था चहूदाड़ू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमें अशोक का बृहद शिलालेख मिलता है? अशोक का बृहद शिलालेख मिलता है हमें ब्रह्मगिरी स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए थे? भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए थे, वो आए थे प्रथम सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। निम्नांकित संतों में से कौन गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था? तो वो जाने जाते थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में प्रचलित पद जिन्स ए कामिल का अर्थ है? जिन्स ए कामिल का अर्थ है तो वो है अशिक्षित पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बंदवान थे? तो बंदवान जो था सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दासों को कहा जाता था। बंदवान जो थी सल्तनत काल में एक उपाधि दी गई थी जो सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दासों के लिए कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर क्या थी? तो खराज की दर थी उपज का 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है? उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है तो वो है चेर से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया? तो ये थी रानी रुद्रमा देवी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये किया था बसवन्ना ने। ठीक है, बसवन्ना ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक माझा प्रवास का लेखक है? ये हैं विष्णुभट्ट गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष खुर्दा विद्रोह हुआ था? ये हुआ था 1817 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रथम कपास मिल जो कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी अस्तित्व में आई थी? तो वो आई थी 1854 में। ठीक है, 1854 में पहली कताई मिल रूप में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की थी? तो वो की थी ताराबाई शिंदे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी? तो वो की थी पेरियार ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित है? ये है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी स्थान का स्थानीय मान 6 पर आता है? किसी स्थान का स्थानीय मान 6 पर आता है, जबकि उसी स्थान का ग्रीनविच मीन टाइम 3 पर आता है। उस स्थान की देशांतर क्या होगी? तो उस स्थान की देशांतर होगी 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सी नदी ज्वारनद एस्चुरी का निर्माण करती है? ज्वारनद या ज्वारनद मुख कोई एस्चुरी का कहते हैं का निर्माण करती है, तो वो करती है तापी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? अनाईमुड़ी भारत में है, नंदा देवी भारत में, कामेट भारत में, और अन्नपूर्णा जो है वो भारत में स्थित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, आपको ये देखना कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा नहीं है। तो भिलाई सोवियत संघ के सहयोगी देश से बना, ठीक है। दुर्गापुर ब्रिटेन से बना, ठीक है। राउरकेला जर्मनी से, ठीक है। बोकारो जर्मनी से, जापान से नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क सही नहीं है? सबसे पहले नहीं को याद कर देख लेना कि नहीं पूछा गया है कि कौन सा तर्क नहीं है। ठीक है,
तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं जल बहाव को नियंत्रित करने के बाढ़ पर काबू लाती हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय योजना उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी होती है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है, ये गलत है। बहुउद्देशीय परियोजना विद्युत पैदा करती हैं, ये ठीक है। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, सी वाला आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो वो की त्रिपुरा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेवा भू आकृति हिमालय से किस भाग में पाई जाती है? ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हाथी के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था 1992 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी 2022 में भी पूछा गया है। आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। पार साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, आपको फिर से सही नहीं पूछा गया है, नहीं का याद रखना है, क्योंकि नहीं में बहुत सारे क्वेश्चन आप कैसे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे लंबे दोहरे पथ से संयुक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ठीक है। यह व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, ये भी ठीक है। यह अपने एशियाई प्रदेश की पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है, ये भी ठीक है। बैपुर इस रेल मार्ग में पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो यहाँ पूछा सदस्य है, तो वो है वेनेजुएला, बाकी ये कोई नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ वेनेजुएला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो ये फिर से देखिए रिपीट हो गया है, 2022 में भी पूछा गया, ये इराटोस्थेनीज ने प्रयोग किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के सूर्य के निकट स्थिति को उपसौर कहा जाता है और यह स्थिति होती है, ठीक है। तो ये होती है 3 जनवरी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है? ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और 2019 में भी पूछा गया है। तो ये है क्यूरोशिया की धारा, ये जो है ये गर्म धारा है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम लगाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी कोसी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी गंडक, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी घाघरा, उसके बाद आ जाएगी गोमती। तो इसमें आपका सी वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1948 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है? सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है, तो ये क्या नहीं है? धार्मिक आधार। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम ज्ञात से अज्ञात, पास से दूर, सामान्य से जटिल के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो आप सबको ये पता होगा कि पास से दूर, सामान्य से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, ये शिक्षण के सूत्र हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि सूत्र शिक्षण के सूत्र पर आधारित है, तो ये है समेकित उपागम के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठक विषय पढ़ाने से पूर्व किए जाते हैं और इनका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है, ते होता है प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचारों, आदतों, मूल्यों तथा साधनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जाती है? प्रदर्शन विधि, परिभ्रमण विधि, सर्वेक्षण विधि या प्रदर्शन विधि? तो ये होती है सर्वेक्षण विधि, ठीक है, सर्वे टेक्निक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के किस प्रकार का गुण है? तो ठीक है, ये है एक व्यावसायिक गुण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के हेतु निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है? ये है एंडियोस्कोप, एपीडियास्कोप, माफ़ कीजिएगा, एपीडियास्कोप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्लोब का प्रकार नहीं है? तो ये प्रतिमान ग्लोब नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाए। भौतिक ग्लोब होता है, राजनीतिक ग्लोब होता है,
खाका ग्लोब भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको फिर एक बार ध्यान रखना है कि असत्य पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यह सामाजिक विज्ञान का अंग है। ठीक है, यह साधारण तथा सरल है, ये भी ठीक है। यह मुख्यतः व्यावसायिक पक्ष पर बल देता है। ठीक है, यह एक सैद्धांतिक पक्ष है, ये गलत है, तो इसका आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर विषयक उपागम का गुण नहीं है? आपको ध्यान रखना, फिर से पूछा गया कि गुण नहीं है। तो एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है। ठीक है, विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या नहीं होता है? ये भी ठीक है। बस्ते के बोझ को कम करने में सहायक, ये भी ठीक है। यही आपका बच्चे के विषय में नहीं होता, ये आपका नहीं है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो देखेंगे, आइए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिल्पाधिकारों की रचना की थी? फर्स्ट, सत्तारनार, इलंगो, मुर्दिलार या अप्पायार? तो इसका सही आंसर होगा इलंगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुराविदों को जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो आपने अगर कक्षा 5, 6, 7 किसी की भी वर्ल्ड हिस्ट्री या हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होगा। तो इसका आंसर है कालीबंगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी महाभारत संस्कृति से संबंधित की गई है? ठीक है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी महास्म संस्कृति से संबंधित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सोना ये नहीं है, चांदी ये भी नहीं है, तांबा भी नहीं है, सही आंसर हो जाएगा इसका आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? अभिलेखों में प्रयुक्त सबसे प्राचीनतम भाषा को क्या मानते हैं? तो आपने पता होगा कि प्राकृत भाषा सबसे पुरानी मानी जाती है और प्राचीनतम है। अभिलेखों में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली भाषा भी प्राकृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे कुषाणों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा शासक था जिसने द्वितीय सदी ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? यानी कि सुदर्शन झील को दोबारा से रिनोवेशन कराया था। ठीक है, इसका 96 क्वेश्चन का आंसर है रुद्रदमन ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? रुद्रदमन ने कराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चंडाल के रूप में पहचाना गया है? ठीक है, बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चंडाल के रूप में पहचाना गया, तो यह है मातंग जातक में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है? दोआब का मतलब होता है कि जहाँ दो नदियाँ आके मिलती हों। ठीक है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, यहाँ अगर दो नदियों का मिलाव हो रहा है तो इसको दोआब कहते हैं। ठीक है, तो वही पूछा गया कि किन दो नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था? मतलब कि ऐसी कौन सी खेती थी जिसे बिना खेती किए हुए 3-4 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता था? तो वो थी चाचा भूमि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का मुगल काल में रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था। ठीक है, रज्मनामा ये बहुत ही चर्चित नाम हो गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि रज्मनामा का अनुवाद महाभारत, ठीक है, महाभारत का अनुवाद जो है रज्मनामा के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आलमगीरनामा अर्थात औरंगजेब के शासन में प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया था? प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया था, तो वो किया था मोहम्मद काजिम ने। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद काजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग को कल के पेपर में भी देखा होगा और आज के पेपर में भी अब तक 2 क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी अब तक हो चुके हैं सबको एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों ने 1832 में दामिन ए को नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी? कि दामिन ए को जो भू क्षेत्र था उसकी सरहदबंदी अंग्रेजों ने 1822 में
की थी। तो वो पूछा गया है कि कौन सा वो क्षेत्र था, तो वो था संथाल। ठीक है, 102 का क्वेश्चन आंसर का हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर संथाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटिश काल में डिकू पुकारा जाता था? ठीक है, तो डिकू पुकारा जाता था महाजनों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अवध के राज्य में के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी? जो अवध के राज्य था के विषय में अंग्रेज शासक ने, यानी कि किसने कहा था कि ये एक ऐसी चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी? ये अवध के विषय में कहा गया था, तो ये कहा था डलहौजी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? तो बंगाल सेना की नर्सरी को कहा जाता था अवध को। ठीक है, सबसे ज़्यादा अवध से सेना आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, तो इसके दो आंसर हैं, 1911-12 में। ठीक है, तो आप ए मतलब सी या डी, इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों रहेंगे तो इसका सबको कॉमन मार्क्स मिल जाएगा, या 11 रहेगा या 12 रहेगा। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीयकरण संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो आपको कोई एक मिला लेना है, उसी से आपके सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वो वायु है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन पवन ऊर्जा है, मानव निर्मित संसाधन प्रौद्योगिकी है। ठीक है, अनवीकरण प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 सेकेंड, यानी 1 2 3 4, यानी सभी सीधे लाइन बाई लाइन मिले हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य 3 कारक क्या हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य 3 कारक जो हैं वो प्रवास, जन्म और मृत्यु, यानी बी वाला आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? ठीक है, तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये आपको बताना है। तो ये सबसे पुरानी है अरावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हैं? ठीक है, तो आपने भूगोल में भारत का नक्शा देखा होगा, तो उसमें देखा होगा भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कूट का चयन करें। ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कूट का चयन करें। रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं, ये गलत बात है। रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। रेगिस्तान केवल ठंडे होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है, ये ठीक बात है। सारा एक प्रकार का रेगिस्तान है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 3rd और 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवेंज नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले आपको नहीं को मार्क कर लेना है, यानी कि नहीं पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, ये ठीक है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, ये भी ठीक है। यह शीतोष्णकटिबंध में स्थित नहीं, ये भी ठीक है। तो यहाँ नहीं पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सत्य नहीं ऑप्शन हो जाएगा डी, यह पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, बेड्स, दक्षिण अफ्रीका का ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी इसमें सम्मिलित हैं। पंपास ये ठीक है, डाउन ऑस्ट्रेलिया ठीक है, स्टेपी मध्य अफ्रीका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा का कारण है। ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो ये चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गरहस्थी चालजी का संबंध किससे है? ठीक है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें आएगा, आपने पढ़ा होगा गरहस्थी चालिसा का संबंध दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाओं से होता है। ठीक है, इसका सही आंसर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। इसका राइट आंसर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये कथन अभिकथन एवं तर्क से रिलेटेड है। अभिकथन, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। तो ये ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, ये बिल्कुल सही बात है। आप जितना ऊपर जाएंगे उतना घनत्व कम होता जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान में, आप जितनी ऊंचाई पे जाएगा, आपने देखा होगा पर्वत पहाड़ पर जितना ऊंचे जाएंगे वहाँ हमेशा ठंड सी महसूस होती है, यानी वहाँ तो तापमान गिरता रहता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प जनसंख्या घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। ये आपको दिए गए हैं, दक्षिण मध्य एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। इनमें आपको बताना कि घनत्व के सही आरोही क्रम को कौन दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण मध्य एशिया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्रमुख उत्तर है। तो सबसे प्रमुख उत्तर जो है वो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन थीमेटिक मानचित्र है। थीमेटिक मानचित्र जो है इसमें रहेगा आपका बी वाला, वर्षा वितरण मानचित्र जो रहता है उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, ठीक है। तो व्याख्यान विधि का गुण जो है वो बाल केंद्रित नहीं है, क्योंकि व्याख्यान विधि जो रहती है वो टीचर केंद्रित रहती है, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 124 क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर होते हैं आगमन विधि में, ठीक है। निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। आगमन में पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर लिया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्बर्ट उपागम किससे संबंधित है। तो आपने बी.एड या बी.टी.सी किया है तो आपको पता होगा कि हर्बर्ट उपागम जो है वो ये पाठ योजना से है, ठीक है। पाठ योजना और पंचपदीय प्रणाली, ठीक है, पंचपदीय प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर 125 का आंसर सी हो जाएगा। 126 क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है। तो सामाजिक विज्ञान माल का निर्माण, आजीविका के साधन, आपूर्ति और खपत, यानी उपरोक्त सभी से निम्न है, ठीक है। तो 127 का आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन का पढ़ाने का उद्देश्य नहीं, तो अच्छी तरह से स्कोरिंग ये इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। 128 का सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षक को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाएगा, यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगा, हम पर्यावरण से बच नहीं सकते। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बाकी सब इतने उचित नहीं है, ठीक है। तो 129 का आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है, कहानी कथन। अब जो कक्षा 5, 6, 7 में देखा होगा ना, आपने कहानी के रूप में इतिहास को पढ़ाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण से संबंधित विविध प्रकार की मिट्टियों के नमूने रखे जाते हैं। तो ये रखे जाते हैं भूगोल संग्रहालय में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौगोलिक यात्राएं हैं, तो भौगोलिक यात्राएं क्या हैं, भौगोलिक यात्राएं ये हैं आपकी सी, क्रियात्मक सामग्री, ठीक है। 132 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा किस तिथि को संविधान अपनाया गया था। तो ये सबको पता होगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और कहा जाए कि अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था, तो वो भी यही 26 नवंबर 1950 रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति रहती है, तो ये रहती है मंत्रिपरिषद के पास। 134 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं रखी गई हैं, तो आर्टिकल 19 में इसमें भारतीय नागरिकों की सभी 6 स्वतंत्रता को रखी गई हैं, ठीक है। इसमें बोलने की, अभिव्यक्ति और शिक्षा संबंधित जो जितनी भी 6 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं वो आर्टिकल 19 में बताई गई हैं, ठीक है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए संविधान में किस संस्था को अधिकृत किया गया है? तो ये किया गया है संसद को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है। तो इसको किससे समाप्त किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, संसद द्वारा, ठीक है। 137 का सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो ये किया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के नाम से जाना जाता है इसे, केशवानंद भारती बाद 1973 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में किस तिथि को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो ये तो आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि 2005 में, लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, देखो 5 मई 11 2005, जून 5 2005, 12 अक्टूबर 2005 दे दिए हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको सही डेट पता होनी चाहिए, तो वो आपकी है अक्टूबर 12 2005 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो करते हैं 8, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 312, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? तो वो किया जाता है 1। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 145 के लिए चलते हैं। एक ग्राम प्रधान बनने हेतु आयु क्या है? तो ये है 21 वर्ष की, और वोट डालने की आयु आपकी कितनी है? ये तो आप सबको पता होगा, 18 वर्ष, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 भागों में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, पंचायत राज संस्थाओं में आरंभ में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था? तो प्रारंभ में ये किया गया था 50%, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18, ठीक है। और 11वीं में कितने हैं? 11वीं अनुसूची में हैं 29 विषय, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है? तो ये इसमें गृह विधि जो है वो इसकी शिक्षण विधि नहीं है। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी अनुदेशात्मक सामग्री प्रयोग की जाती है? तो ये सैमपैड भी किया जाता है, बुलेटिन बोर्ड भी और फ्लोना बोर्ड भी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है? तो आपसे पूछा गया है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ठीक है। सामाजिक अध्ययन के माध्यमिक चरण में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर बी आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा गया है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कमजोर छात्रों की पहचान, कुशाग्र बुद्धि का छात्र, शिक्षक का प्रिय छात्र, इनमें से कोई नहीं। तो निदानात्मक का अर्थ ही होता है कि कमजोर छात्रों की पहचान करना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का
ए। ठीक है, 92 का सही उत्तर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, सामाजिक अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा? सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी को सीखने संबंधी किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है? उसमें विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है? प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो जिसमें भी कंठस्थ वाला शब्द आ जाएगा वो तो आप वैसे ही काट देंगे। ठीक है, कितने विद्यार्थी बुद्धिमान है, इससे निदानात्मक परीक्षण का कोई संबंध नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में नहीं है? तो इसमें वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, वे हस्तलिखित थी उसके बाद मुद्रित की गई, कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वे हस्तलिखित थी और बाद में उन्हें मुद्रित किया गया था। ठीक है, 94 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? ठीक है, तथ्यों का श्रुतलेख, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन, योजना। ठीक है, तो अनुदेशात्मक क्रिया के योजना भी है, क्रियान्वयन है, प्रतिपुष्टि तंत्र है, लेकिन तथ्यों का श्रुतलेख इसके अंतर्गत नहीं आता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 95 का ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो इसमें सबसे पहले दिया गया प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करती हुई, मुश्किल, पक्षपातपूर्ण, तटस्थ और संवेदनशील, नेचुरल एंड सेंसिटिव। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तटस्थ एंड संवेदनशील, नेचुरल एंड सेंसिटिव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्री प्रदान करेंगे, रटकर सीखने पर बल देंगे। तो रटकर सीखने वाला सबसे पहले आप गलत करेंगे, रटकर सीखने वाला कोई ऐसा ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन में सही नहीं होगा। प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखाएंगे, प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करके आप प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्री प्रदान करेंगे ताकि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन हो। अगले क्वेश्चन के लिए 98 है। अगले क्वेश्चन देते हैं, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल मिश्रण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण सामग्री क्या है? मानचित्र, समय ग्राफ, फ्लैश कार्ड, बैरोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि भूगोल में बैरोमीटर का कोई काम नहीं है। फ्लैश कार्ड ये अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए होता है। समय और ग्राफ को आप भूगोल से संबंधित मान सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री जो होगी वो मानचित्र होगी, यानी कि मैप। 98 का ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? क्वेश्चन नंबर 99 है, तो परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना और निबंध लिखना। 99 क्वेश्चन जो है, तो इसका नियम, विनियम और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह चर्चा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो 99 का सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? आपको सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों के बारे में बताना है। प्रभावित नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक प्रभाविकता विकसित करना, शिष्टाचार, सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना। तो यहाँ सबसे पहले नहीं को मार्क करेंगे कि नहीं है पूछा गया है। तो शिक्षण शिष्टाचार, टीचिंग एप्टीट्यूड सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध था? यह क्वेश्चन 2019 उत्तराखंड टेट में भी SST के क्वेश्चन में पूछा गया था। ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध क्या है? तो ये मेहरगढ़ है, जो कि अभी पाकिस्तान में पहुंच गया। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है मेहरगढ़ के नाम से, जिसे ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे?
मध्य पाषाणकाल संस्कृति, नव पाषाणकाल, ताम्र पाषाणकाल या ताम्र संचय संस्कृति। तो आपको बताना है कि संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। तो ये रहने लगे थे नव पाषाण संस्कृति के। 102 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्रीनगर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्ष? तो श्रीनगर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है अशोक को। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंच सिद्धांतिका का लेखक है? तो आपको बताना है कि पंच सिद्धांतिका का लेखक कौन है। आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या चरक? तो पंच सिद्धांतिका के लेखक जो है वो बराहमिहिर हैं। 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सन में प्रथम बार चीन में बौद्ध मतों को राजधर्म घोषित किया गया था? 211 ईस्वी पूर्व और 379 ईस्वी में, 415 ईस्वी या 645 ईस्वी? तो प्रथम बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था 379 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है? तो ये पद्मपाण, मैत्रेय, वज्रपाण या मंजूश्री? तो बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया, वो कहा गया मैत्रेय के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है। नई शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चेर, चोल, पांड्य या पल्लव? आपको बताना है नवीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य इनमें से किससे संबंधित था? तो वो संबंधित था चेर से। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सरकी सल्तनत का अधिग्रहण किया था? आपको बताना है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सरकी सल्तनत का अधिग्रहण किया था। इसमें ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने दिल्ली के सरकी सल्तनत का अधिग्रहण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है। संत रामानंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? काशी, प्रयाग, कन्नौज या लखनौती? आपको बताना संत रामानंद का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो रामानंद का जन्म हुआ था प्रयाग में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों से विभाजित किया गया था? अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों से विभाजित किया गया था? 2, 4, 6 या 8? आपका सही आंसर हो जाएगा 4 कि अकबर के काल में कृषि भूमि को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर या अहमदनगर? तो ये मुख्यतः तो 2 राज्यों से थी, बीजापुर और अहमदनगर। लेकिन आपका सही आंसर अगर माना जाए तो इसमें अहमदनगर माना गया है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर। वह कौन प्रथम भारतीय था जिसे कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी? क्वेश्चन नंबर 112 है। आपको बताना प्रथम भारतीय जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी, तो वो थे दादा भाई नेहरू जी। सर्वप्रथम दादा भाई नेहरू जी ने ही स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1996 में इथोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? इटली, हंगरी, डेनमार्क या स्वीडन? तो 1996 में इथोपिया ने इटली को पराजित किया था। 113 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आपको बताना है अल हिलाल एक समाचार पत्र जो किससे संबंधित था? अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी। 114 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद जी। अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र से संबंधित थे और इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है। किसने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी? राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और सुखदेव? क्वेश्चन नंबर 115 है। तो इसमें राजगुरु और भगत सिंह ये दोनों लोग शामिल थे। तो आप ए या सी में से कोई भी अगर एक ऑप्शन में रहेगा तो आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखन किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद,
अब्दुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस? तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखक डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। 116 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं? हिमाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती हैं, तो वो है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है वो आपको बताना है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर है गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है प्रायद्वीप भारत की, वो गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है। सिंधु जल समझौता 1960, यानी सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, उसके अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है? 20%, 50, 33 या 80? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, महानदी या नर्मदा? ठीक है, तो धुआंधार प्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय पार्क और राज्य दिए गए, आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मानस राष्ट्रीय पार्क ये असम में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन गिर राजस्थान में नहीं है। ये जो है ये गुजरात में है। तो आपका नहीं पूछा गया है, यहाँ नहीं को मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले नहीं पूछा गया है, तो नहीं में आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है। माउंट एवरेस्ट पर, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? एडमंड हिलेरी, बछेंद्री पाल, जुको तबई या फानतोंग? ठीक है, इनमें पूछा गया इन चारों में से कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी जुको तबई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 123 है। आपको उचित क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आता है कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? 123 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको बता तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद आएगा मध्य मंडल, फिर आएगा आयन मंडल। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, विषुवत, मकर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? तो आपको बताना है कौन सी ऐसी काल्पनिक रेखा है जो अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो ये आपकी एक ऑप्शन नंबर डी है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। 124 नंबर का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है। सामान्यतः मानचित्रों के नीले रंग का प्रयोग किया जाता है जलाशय दर्शाने को, मैदान को दर्शाने को, पर्वतों को दर्शाने के लिए, पठारों को दर्शाने के लिए? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा जलाशयों को दर्शाने के लिए। नीले रंग का प्रयोग मानचित्रों में जलाशयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। 125 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। इसमें सबसे पहले नहीं को मार्क कीजिएगा। नहीं पूछा गया है तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अधात्विक धात्विक दोनों होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 127 है। पूछा गया है कि मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका फॉर्म या समुच्च रेखीय जुताई? तो उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से रोकने के लिए मृदा अपरदन के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं रक्षक मेखला। 127 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण पूछा गया है, तो वो आपका हो जाएगा अधिक सिंचाई। 128 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है। निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित हैं, लेकिन तेलंगाना इसमें शामिल नहीं है। नहीं को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नहीं में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो यहाँ भी देखिए नहीं पूछा गया कि भारत में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, घाघरा। ठीक है, तो गंगा का तो उद्गम भारत में ही है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और घाघरा का नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। 1, 2, 4 और 5 इनका उद्गम भारत में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको सूची दी गई है, मिलान करना है। सूची ए को सूची बी के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची ए, भारत में झूम कृषि का समानार्थी दिया गया है। सूची बी, प्रदेश दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो 131 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पहले, यानी झूम का, झूम जो खेती होती है वो कहाँ होती है? ये होती है पश्चिमी घाट में। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। और बी में दिया गया है कुमारी। ठीक है, कुमारी जो कहाँ होती है वो उत्तर पूर्वी भारत में होती है। ठीक है, सी में बाल्टरी दिया, बाल्टरी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोंडू जो है वो आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? आपको बताना है कि भ्रंशोत पर्वत पूछा गया कि हिमालय पर्वत, यूराल, अल्पेशियन या बॉसजेस पर्वत, इनमें से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बॉसजेस पर्वत जो है वो भ्रंशोत पर्वत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? रेडियो, राजनीतिक दल, सोशल मीडिया और दबाव समूह। राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई पूछी जाए तो वो है सोशल मीडिया। 133 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान में पूछी गई है कि कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो हैं 12। और इसमें पूछा है कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो राज्यसभा से है। ठीक है, 134 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त किया गया था। तो ये बताना आपको 42 में, 43 में, 44 में, 45वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त किया गया था। तो वो किया गया था 44 में संशोधन द्वारा। ठीक है, 135 का सी आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था 1932 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है अमेरिका में, चीन में, यूनाइटेड किंगडम या सऊदी अरब में? संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है, ये पूछा गया कि इन चारों देशों में से किस में है? तो वो है आपकी यूनाइटेड किंगडम में। सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो भारत के पास तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें पूछा गया नहीं है, तो नहीं को ध्यान रखिएगा। भारत में तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 138 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन के पास लिखित संविधान नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती है। पूछा गया राज्य के मुखिया के पास होती हैं संपूर्ण शक्तियाँ, नाम मात्र शक्तियाँ, सीमित शक्तियाँ या कोई नहीं। तो ये इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, नाम मात्र की शक्तियाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्ष करते हैं प्रधानमंत्री। 140 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नज़रबंद किया गया है तो निम्न में से न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परवादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। तो इसमें दिया है अवैध रूप से रोका या नज़रबंद किया जाता है, तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दिया जाता है। 141 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्र से
प्राप्त किया जाता है? वाक स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, शांतिपूर्ण निरायुध, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर कोई गैर भारतीय है तब भी भारतीय क्षेत्र से वो कौन सा अधिकार प्राप्त कर सकता है? तो वो है कानून के समक्ष समानता। 142 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद का गठन होता है लोकसभा राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा, केवल राष्ट्रपति और लोकसभा द्वारा, केवल राष्ट्रपति और राज्यसभा द्वारा। तो भारतीय संसद का गठन जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा होता है। 143 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 144 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको बताना 1991 में, 92, 93 या 1994 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 72वें, 73वें या 75वें संशोधन द्वारा? तो आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 145 का ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वप्रथम तदर्थ न्यायाधीश का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब न्यायाधीशों की कमी हो तब भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श पर कर सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, विधि मंत्री द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से नियुक्ति की जा सकती है तदर्थ न्यायाधीशों की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है 1 माह के अंदर, 2 माह के, 6 माह के या 1 साल के अंदर? तो आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है 1 माह के अंदर। ठीक है, 147 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा साहनी वाद 1992 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से, ये उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये आपका हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग से। इंदिरा साहनी वाद 1992 जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 148 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? ठीक है, तो आपको बताना माइकल, हेमिंग, फॉरेस्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको 4 कथन दिए गए, ये बताना है कि यह कथन किसने कहा था। 149 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेमिंग। तो हेमिंग ने कहा था कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भूगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, ये हेमिंग का कथन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? विचार विमर्श, समस्या समाधान या प्रयोगशाला विधि, उपरोक्त सभी? तो पूछा गया कि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू होती है, तो वो विचार विमर्श भी होती है, समस्या समाधान भी होती है और प्रयोगशाला होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सांस्कृतिक सामाजिक वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो आपको पूछा बताना कि व्याख्यान पद्धति द्वारा, परियोजना उन्मुखी, चर्चा उन्मुखी या मुक्त अंक द्वारा। ठीक है, तो आपको बताना कि सांस्कृतिक सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्ति को उत्पन्न करते हैं, तो अर्थात शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो शिक्षण का उपागम क्या होना चाहिए? तो ये होगा चर्चा उन्मुखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 का सी ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? प्रश्न उत्तर विधि, कहानी कथन पद्धति, व्याख्यान पद्धति या चर्चा पद्धति? तो प्रारंभिक स्तर पर सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका वो हो सकता है वो कहानी कथन पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, आप कक्षा 8 के
में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थी को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उसमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना, भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना, विद्यालय के समीप जल विद्युत परियोजना का मॉडल बनाना। ठीक है, आप कक्षा 8 के विद्यार्थियों को विविधता में एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए कौन से एक उदाहरण देना चाहेंगे। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उसमें निहित समानता तथा अंतरों का मूल्यांकन करने के लिए एक उदाहरण देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र कौशल का प्रकार नहीं है। ठीक है, कि मानचित्र कौशल से आप क्या क्या कर सकते हैं, इनमें से कौन सा एक मानचित्र कौशल का प्रकार नहीं है। दिशाओं का ज्ञान, ठीक है, तो आप दिशाओं का ज्ञान मानचित्र कौशल से कर सकते हैं। अक्षांश एवं देशांतरों का ज्ञान भी कर सकते हैं। ठीक है, समय एवं दूरी का ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन जनसंख्या का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ नहीं का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 94 का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक शिक्षण के का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य क्या नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सामाजिक कौशल का विकास, धार्मिक मूल्यों का विकास, मानव मूल्यों का विकास। ठीक है, यहाँ फिर एक बार आपको नहीं का ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है, तो 95 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक मूल्यों का विकास। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में धार्मिक मूल्यों का विकास का लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, शिक्षण की समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको बताना है यह शिक्षक केंद्रित विधि है, यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, यह परंपरागत विधि है, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है शिक्षण की समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 96 आपका क्वेश्चन नंबर है, इसका सही हो जाएगा यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। द मेथड इज लर्नर सेंटर। ठीक है, यह शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी केंद्रित विधि है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। ललित विस्तार नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है। आपको बताना है कि ललित विस्तार नामक ग्रंथ है बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है। महायान, हीनयान, वज्रयान या सहजयान। ठीक है, 97 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, महायान। ठीक है, तो ये महायान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, सुत्त पिटक के किस निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं। आपको बताना है कि सुत्त पिटक का कौन से निकाय में जातक कथाओं का वर्णन दिया गया है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय या खुद्दक निकाय। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा खुद्दक निकाय में। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि किस उपनिषद में नचिकेता की कथा पाई जाती है। आपको बताना है कि कौन से उपनिषद में नचिकेता की कथा का वर्णन किया गया है। केन उपनिषद, कंठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद या मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो 99 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंठ उपनिषद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा इसको एडजस्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित किस राजा द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मेहरभोज, धर्मपाल, देवपाल या नागभट्ट। तो ये की गई थी धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में से कौन सा नगर संत रामानंद का जन्म स्थान है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2019 में भी पूछा गया कि रामानंद का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये है प्रयाग में। एक ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, सल्तनत काल में कौन सा विभाग धार्मिक मामलों, पवित्र संस्थाओं तथा योग विद्वान और धर्मपरायण पुरुषों की वृत्ति प्रदान करने का कार्य करता था। तो वो करता था दीवाने रिसालत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित किस वर्ष में अकबर ने दहशाला राजस्व व्यवस्था को लागू किया था। इसमें पूछा गया कि अकबर के द्वारा दहशाला राजस्व व्यवस्था को कब लागू किया गया था। तो आपको बताना है कि कब लागू किया गया था। तो ये किया गया था 1580 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है,
निम्नांकित में से कौन मुगल बादशाह बीड़ा वादन में प्रवीण था? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, ठीक है। मुझे ये ध्यान नहीं कि 19 या 20 में, लेकिन पूछा गया है कि मुगल बादशाह बीड़ा वादन में प्रवीण था, ठीक है। तो बताना कौन था, तो वो थे औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 104 का डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हैदराबाद में 4 मीनार बनवाई थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है, अली आदिल शाह, मुर्तज़ा निजाम शाह। तो ये बनवाई थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105 का ए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी कहा जाता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख, पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी। आपको बताना लोकहितवादी कहा जाता था, वो कहा जाता था, क्वेश्चन नंबर बी है, गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है, किस वर्ष सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था? आपको बताना है कि सिंध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था, तो वो किया गया था 1843 में। ऑप्शन नंबर ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किया था? अभिनव भारत का संगठन ये आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ठीक है। ये क्या था? बी डी सावरकर जी द्वारा, ठीक है। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी अभिनव भारत, वो बी डी सावरकर द्वारा संगठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, पूछा गया है किसकी आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल है? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बी डी सावरकर, बीजी तिलक। तो ये द इंडियन स्ट्रगल जो है आत्मकथा का शीर्षक वो है सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित नहीं था? तो आपको बताना है कि कौन HRA से संबंधित नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद या प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। तो इसमें प्रफुल्ल चाकी जो थे वो HRA से संबंधित नहीं थे, बाकी तीनों लोग HRA से संबंधित थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 का डी ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? आपको बताना कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कराची अधिवेशन, लाहौर, बम्बे अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन। तो सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो किया गया था वो लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है, किस वर्ष द ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस की स्थापना हुई थी? पूछा गया है इन विच ईयर द ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस वाज फॉर्म। तो ये बताना आपको 1922 में, 27 में, 25 या 31 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी माफ़ कीजिए, ऑप्शन सी 1927 में की गई थी। इसका आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पूछा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 51 में, 54 में, 56 में या 1960 में? तो ये किया गया था 1956 में। 113 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रखा गया है अध्याय 3 में, अध्याय 4 में, द्वितीय अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। तो आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है? तो ये रखा गया है भाग 3 में, यानी भाग 3 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति है राष्ट्राध्यक्ष, सरकार का मुखिया, ए बी और दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? राजस्थान, गुजरात, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो आपको बताना है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संघात्मक व्यवस्था का नमूना है? आपको बताया गया है कि इंडियन फेडरल सिस्टम इज मॉडल्ड ऑन द फेडरल सिस्टम ऑफ, इनमें से किसके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नागालैंड, इनमें से किस देश की संघात्मक व्यवस्था का नमूना है? तो ये है कनाडा की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 360,
अनुच्छेद 368। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 352 और 60 ये आपातकाल से संबंधित हैं और अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। तो ये आपको बताना सम्राट में, मंत्रिपरिषद में, संसद में या नौकरशाहों में। आपको बताना कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं, तो ये होती हैं मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, विधानसभा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? 1 माह, 4 माह, 6 माह या 1 वर्ष तक। आपको बताना है विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद कितने समय तक रोक सकता है? तो वो रख सकता है 4 माह तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत विदेशियों द्वारा निम्न में से किन अधिकारों का उपयोग किया जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा कि सभी का अधिकार जो है उपभोग किया जा सकता है भारतीय संविधान के तहत विदेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122 है। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को संगठित करने की आवश्यकता बताई गई है? तो वो बताई गई है अनुच्छेद 40 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है? राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग, केंद्र सरकार या केंद्रीय चुनाव आयोग। आपको बताना है कि ये कौन कराता है, तो वो कराता है राज्य चुनाव आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, महिलाओं के लिए उत्तराखंड पंचायत में कितने स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया है? 27%, 33%, 50% या 60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 124 का सी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण शुरुआत में किया गया था केवल, आपको बताना है कि 10 वर्षों के लिए, 20 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए, 40 वर्ष के लिए। तो ये शुरुआत में आरक्षण जो है वो 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली, माफ़ कीजिए मुंबई, नई दिल्ली, देहरादून या नैनीताल में। तो ये जो है नई दिल्ली में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, 10 को, 12, 14 या 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। इंदिरा साहनी मुकदमा 1992 संबंधित है किससे? अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या उपरोक्त में से किसी से नहीं। आपको बताना है कि इंदिरा साहनी मुकदमा 1992 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अन्य पिछड़ा वर्ग से। ऑप्शन सी आपका ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव है। आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव क्या क्या है इन चारों में से? इतिहास है, नागरिक शास्त्र, भूगोल या अर्थशास्त्र या उपरोक्त सभी। आपको बताना है इनमें से कौन सामाजिक विज्ञान के मुख्य अवयव हैं? तो ये सभी सामाजिक विज्ञान के मुख्य अवयव हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, सामाजिक विज्ञान संबंधित है विज्ञान विषय से, कला विषय से, साहित्य से, उपरोक्त सभी से। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान विषय भी आता है, कला विषय और साहित्य आता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य इन सभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? मणिपुर, उत्तराखंड, केरल या हिमाचल प्रदेश। तो लोकताल झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। 131 नंबर का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है। क्वेश्चन नंबर 132 में आपको जनजाति और प्रदेश दिए हैं। ठीक है, इनका आपको मिलान करना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया लेप्चा, ये सिक्किम में पाई जाती है, मोनलापा ये अरुणाचल प्रदेश में, निशी मेघालय और गद्दी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये निशी हिमालय में नहीं पाई जाती, यही आपका नहीं पूछा गया, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 132 का सी ऑप्शन एकदम ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है? आपको बताना है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, झेलम, चेनाब, सिंधु या सतलज। ठीक है, तो ये बना है सतलज नदी पर। 133 का डी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? क्वेश्चन नंबर 134 है कि कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? आपको बताना है कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी। ठीक है, तो ये बनाती है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। क्वेश्चन नंबर 134 का बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है? आपको बताना है कि कौन सा सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है, कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार या दक्षिणी तट। तो ये भारत के पूर्वी सागर तट का भाग जो है वो कोरोमंडल तट है। क्वेश्चन नंबर 135 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण है। ऑप्शन नंबर 136 का सी, क्वेश्चन नंबर 136 का सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है कि भारत में हाथियों के संरक्षण तथा आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था 1992 में। क्वेश्चन नंबर 137 का बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, पूछा कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? 55, 25, 30 या 33%। तो क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 33%। भारतीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33% वनों के अधीन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, सूची ए को सूची बी से के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची में दिए गए कूटों का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपको बताना है कि सूची ए सूची बी से मिलाना है। आपको बताना अनाईमुड़ी ये किस पर्वत श्रृंखला से है, दोडा बेट्टा, धूपगढ़ और गुरु शिखर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है। क्वेश्चन नंबर 139 ठीक है, तो आपको ए से मिलाना है अनाईमुड़ी जो है। ठीक है, और बी का ऑप्शन हो जाएगा आपका दोडा बेट्टा पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी। ठीक है, धूपगढ़ पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा। ठीक है, गुरु शिखर, अरावली। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, भारत के सिंचित क्षेत्र में कृषि और भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रहा है? ठीक है, अति क्षारण, अति सिंचाई, रासायनिक खादों का प्रयोग, जिप्सम की बढ़ोतरी। तो ये अति सिंचाई से लवणीय हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो आपको बताना है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, अरस्तु, गैलीलियो, इराटोस्थेनीज या हेरोडोटस। तो ये किया था इराटोस्थेनीज द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन सी ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, हमारे सौरमंडल के भीतरी ग्रह कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि भीतरी ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाहरी ग्रह होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, तो इसके आंतरिक ग्रह एक बीच में पट्टी है, तो मान लें इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ चलते हैं। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत कहलाती है। पूछा गया रेडियो तरंगों का जो परावर्तन कर देती है वह वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आयनमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से साधारणतः किस दिशा में गर्म जलधाराएं बहती हैं? क्वेश्चन नंबर 144 है कि गर्म जलधाराएं किस दिशा में बहती हैं? तो ये आपको बताना है कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है तो गर्म जलधाराएं जो हैं
वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 144 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? कनारी, क्यूरेशियस, लैब्राडोर धारा या ओयोसेबो धारा। आपको बताना है कि ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है। आपको नहीं को नोट कर लेना एक बार, ठीक है, कि कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। तो क्यूरेशियस की धारा, ये जो ठंडी जलधारा नहीं है, गर्म जलधारा। 145 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, आइसोहेलाइन निम्नलिखित में से किसको दिखाती है? तापमान, दाब, लवणता या मेघाच्छादन। आपको बताना है कि आइसोहेलाइन जो है निम्नलिखित में से किसको दिखाती है? एक क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर हो जाएगा सी, ये लवणता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, सभी खनिज अधात्मिक होते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो पहला वाला ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ ठीक है, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ नहीं पूछा गया है तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका नहीं पूछा गया है तो नहीं में सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 का डी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग। तो क्वेश्चन में बताया कि दुर्गम क्षेत्र, तो दुर्गम क्षेत्र में ना तो जल मार्ग से आप जा सकते हैं, ना सड़क मार्ग से, ना ही रेल मार्ग से। तो सबसे उपयोगी और कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा? तो वो होगा वायु मार्ग, ठीक है। क्वेश्चन 148 का डी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 149 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? मुख्य धारा के विचार, विद्यालय की आधारभूत संरचना, वार्षिक परीक्षा, विद्यालय की बाह्य वातावरण। तो एनसीएफ 2005 में प्रत्यक्ष रूप से बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा के साथ, ठीक है, बच्चों का विद्यालय जीवन को बाहरी वातावरण से जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाए, विद्यालय का बाह्य वातावरण। क्वेश्चन नंबर 150 है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो पूछा गया कि कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, एक कहानी सुनाना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो सबसे उपयोगी विधि जो होगी वो किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका 150 का ठीक हो जाएगा। तो ये थे टोटल एसएसटी प्रीवियस ईयर 2022 के 60 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मैंने आज आपको आज की क्लास में कराए हैं। आज की क्लास से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2019, 20 और 21 का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वो भी देख लेनी है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक मैराथन क्लास भी दूंगा, वो भी आपको देख लेनी है। आपको ये सब पढ़ के ज़रूर जाना है ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छे से हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद।